देखो बेटा, हमने एक एक्ट स्टार्ट किया, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, ठीक है ना। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की, तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पीडली रिकवरी ऑफ डेट्स विच इज ड्यू टू एनी पर्सन, एंड वो लोन दे किसने रखा है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स हम यहाँ पे कह रहे हैं कि किसकी मदद करने के लिए एक्ट आया? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या इससे पहले हमारे देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं थी जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ न्याय कर सके? कानून व्यवस्था थी, है और हमेशा रहेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वो सही व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पहले जो अधिकार था एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कि वो, हाँ ये बात तो साफ है कि वो कुछ प्रॉपर्टी सिक्योर्ड रूप से, सिक्योरिटी के रूप में रख के तभी लोन सैंक्शन करता था, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी का वो क्या करे जिसको बेच के, जिसका ऑक्शन करके वो पैसे रिकवर नहीं कर पाता था। उसकी परमिशन लेने के लिए उसे एक सिविल कोर्ट के पास जाना पड़ता था। और सिविल कोर्ट को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, आपने दामिनी बहुत अच्छे से देख रखी है। उसमें साफ बात है कि मिलेगी सिर्फ क्या? तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या? तारीख। तो कहीं ना कहीं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत फ्रस्ट्रेट थे। उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए जब जब हमारे देश के अंदर जब जब अधर्म होता है, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मेजर स्टेप्स लेती है। उन्होंने एक स्टेप लिया और स्टेप के थ्रू क्या किया कि अब तुम चिंता मत करो, जो तुम्हें सिविल कोर्ट के पास जाना पड़ता था, अब सिविल कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारे अपने दरवाजे बना देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ तुम्हारी एंट्री होगी, तुम्हारे जैसे लोगों की एंट्री होगी। सेम तरीके की दुख जो है ना, वो एक ही जगह, एक ही छत के नीचे होगा। अगर हम सिविल कोर्ट की बात करें तो वहां अनेकों प्रकार के दुख सुने जाते हैं। मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, तूने मुझे देखा क्यों? तूने मेरा गमला गिराया, भाई ने भाई की संपत्ति, हर तरीके के सिविल केस वहां पे जाते हैं। लेकिन डीआरटी एक ऐसी जगह है, डीआरटी एक ऐसी कोर्ट है, डीआरटी एक ऐसी कोर्ट जैसी है जहां सबके दुख एक ही जैसे हैं। एक ही जैसे हैं मैम? एक जैसे दुख कैसे हो सकते हैं? जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ एक ही दुख है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, बेईमान लोगों से पंगा हो गया है। तो इट मींस डीआरटी एक ऐसी क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो स्पेशली कौन से केस डील करेगी? डेट्स के। स्पेशली कौन से केस डील करेगी? डेट्स के। इट मींस हम कह रहे हैं कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इन कोर्ट जैसी का डीआरटी का क्या किया गया? गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर टोटल 33 डीआरटी बनाई गई। अगर डीआरटी से भी सहमत नहीं है तो आप कहां जा सकते हैं? डीआरएटी। डीआरएटी बोले तो डेट रिकवरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अब डीआरटी में तो हमेशा बैंक जाता है ओरिजिनल एप्लीकेशन लेके, लेकिन डीआरएटी के अंदर बैंक भी जा सकता है और सामने वाली पार्टी जो डिफेंडेंट जिसे हम कह रहे हैं वो भी जा सकता है। क्लियर हो रही है बात? डीआरएटी के आदेश से भी हम संतुष्ट नहीं हैं तो गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें डीआरटी की स्पीडली, अब जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। डीआरटी की अगर हम बात करें, पूरा फुल फॉर्म क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। स्पीडली क्या करते हैं? एडजुडिकेशन एंड रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। टोटल कितनी डीआरटी है? 33। क्रिएट स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपोजिशन क्या है? 1 पर्सन क्या होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्वालिफिकेशन क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, एज द केस मे बी। टर्म कितना होगा? 5 साल, 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। कितने ऑफिसर होंगे? 2 रिकवरी ऑफिसर। उनका जुडिशियल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। डूइंग वर्क ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसके इशारों पे काम करेंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो ऑर्डर पास करेगा रिकवरी ऑफिसर, उसके अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां लगाएंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जुडिशियल बैकग्राउंड होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है या है? जुडिशियल बैकग्राउंड होना जरूरी है। अदर ऑफिसर का जुडिशियल बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। रिकवरी ऑफिसर का भी जुडिशियल बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। लेकिन जुडिशियल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर क्या कर सकते हैं? रिकवरी ऑफिसर पास कर सकते हैं। उद्देश्य हमने समझा स्पीडी रिकवरी ऑफ डेट्स। टोटल डीआरटी 33, 5 डीआरएटी है ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली के अंदर 3 डीआरटी है। सबसे पहली डीआरएटी की स्थापना हुई 1994 इन मुंबई। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपका डेट ड्यू, डेट बोले तो बड़ा टर्म है, डेट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। लेस देन 10 लाख रुपीज है तो डीआरटी के दरवाजे खुले हुए नहीं हैं, उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगला मुद्दा अगर हम देखें, हमने कहा व्हाट डू मीन बाय डेट? डेट मींस एनी लायबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, क्रक्स।
डेट ड्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसके ऊपर एग्जाम में केस स्टडी बन सकती है, वो मैंने बताया किस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट बीच में एक डिसीजन आया, उन्होंने कहा जो सरफासी क्या है मैम, सीधा फांसी। सीधा फांसी कैसे मैम, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास इनहेरेंट एब्सोल्यूट राइट है कि अपने बोरोवर के अगेंस्ट नोटिस इशू करके उनसे क्या कर सकते हैं, पैसे रिकवर कर सकते हैं। क्या करके, संपत्ति को ऑक्शन और सेल करके पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो जो वो लोग हैं जो किसके आदेश से सहमत नहीं है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहां राइट एक्सरसाइज करे, सरफासी, वो किसके दर पे जाएंगे, डीआरटी। डीआरटी क्या उन्हें एंटरटेन करेगा, मना कर देगा? पहले तो प्राइमा फेसी देगा तो डीआरटी बोलेगा साफ हो जाए इधर से, एंट्री नहीं। एंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि देख मेरी एंट्री जो होगी वो 10 से ऊपर होगी, तो हमारा क्या कोई दुनिया में नहीं है कि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है, कानून। डीआरटी के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 10 लाख रुपए तक का है या उससे ज्यादा, लेकिन एपेलेंट जुरिस्डिक्शन 10 लाख से कम भी हो सकता है। उसी के साथ क्रक्स में हमने क्या लिखा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 10 लाख और मोर, अपीलेबल जुरिस्डिक्शन लेस देन 10 लाख भी पॉसिबल है। क्या मोर देन 10 लाख पॉसिबल नहीं है? ऑफ कोर्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआरटी, इसकी क्या जरूरत थी, क्या फालतू में टाइम पास करते रहते? नहीं, जरूरत थी, नहीं तो फिर दोबारा से कोर्ट जाना पड़ता। उन्होंने कहा कोर्ट का झंझट ही खत्म, कि कभी कोर्ट जाना ही नहीं जिंदगी में, जाना है जब बिल्कुल अंत हो जाएगा, अति हो जाएगी तब। अति मतलब जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाएगी तो आप किसके पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। इट मींस इन्होंने कहा एक काम करो, डीआरटी का गठन करो, कि इसका काम क्या होगा, रोल क्या होगा। जो अपील आएंगी ना किससे, डीआरटी, वो एंटरटेन करेंगे। इसके अंदर बिठाया चेयरपर्सन को, अपॉइंट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन बताओ जी कितनी होगी, या तो जज हो हाई कोर्ट का, या फिर उन्होंने जॉब करी हो कम से कम 3 साल, कहां पे, इंडियन लीगल सर्विस, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहे हो किसके, डीआरटी के, कितने साल, कम से कम 3 साल। हमने कहा अच्छा बताओ कितने साल तक रह सकते हैं, कि 5 साल और 70 साल। अच्छा, डीआरटी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कितने साल रह सकता है, 5 और 65। प्रोफेशनल एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी बनता है, टर्म और कंपोजिशन पूछ लेता है कभी कभी, तो यहाँ पे 70। देखो ध्यान कैसे रखना है, जो बड़े वाला है, जो बड़ा वाला है उसकी एज ज्यादा कर दी है, तजुर्बे की ज्यादा जरूरत होती है, और जो छोटे वाला है उसको थोड़ा तजुर्बे की, एक्सपीरियंस की कम जरूरत होती है। तो इट मींस 65 और 70। 65 किस केस में और 70 किस केस में? अब देखो एग्जाम में यही कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में जब प्रेशर हमारे ऊपर माइंड में आता है ना, तो हम ये सोचते हैं नहीं 70 था, 70 नहीं 65 था, 65 70 65 70, फिर 65 लिख के आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान कैसे रखना है कि जो बड़े वाला है वो 70, जो छोटे वाला है वो 65। इतनी सी बात अगर माइंड में है तो क्लियरिटी हो जाती है। तो इट मीन्स 5 साल और 70 साल जो पहले हो जाता है। 70 साल उम्र 3 साल में ही पूरी हो गई, 3 साल की नौकरी करी, 70 साल उम्र पूरी, तो 2 साल छोड़ दो, दूसरों को भी मौका दो। उसी के साथ साथ फिर हमने अगली बात करी कि क्या इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, लो ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड उम्र ध्यान रखनी है। जुरिस्डिक्शन, डीआरटी में जाने के लिए आपको क्या दायरा चेक करना पड़ेगा, उन्होंने कहा 2 चीजें हैं, एक तो इन टर्म्स ऑफ मनी और दूसरा टेरिटोरियल लिमिट। टर्म्स ऑफ मनी, डेट ड्यू टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ₹10 लाख और मोर। अगर हम देखें टेरिटोरियल, डिफेंडेंट रहता हो, ब्रांच ऑफिस हो, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, या उसकी ब्रांच ऑफिस हो, कुछ भी जो भी हम देख सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ डीआरटी क्या होगा, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीआरटी को ओरिजिनल एप्लीकेशन लगाएगी, प्रिस्क्राइब फीस की अगर हम बात करें 10 लाख रुपए तक है तो 12,000 रुपए देने, 10 लाख से ऊपर हर 1 लाख पे 1,000 रुपए, मैक्सिमम 1,50,000 रुपए है। कंसर्न डीआरटी भैया चेक कर लो जुरिस्डिक्शन वाइज कहां पे जाना है। अब क्या होगा, डिफेंडेंट के अगेंस्ट समन इशू होगा। अब वहां पे डिफेंडेंट घर पे बैठा है, डाकिया डाक लाया, मुसीबत साथ लाया, क्या मुसीबत लेके आया, समन इशू कर रहा है। समन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी देना, कि यहाँ पे डिफेंडेंट को अपनी बात कहने का पूरा पूर्ण रूप से मौका दिया जा रहा है। वो 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंस के रूप में आ सकते हैं। अब डिफेंस क्या क्लेम करेगा, डिफेंस ये क्लेम करेगा मेरा भी तो उसने काउंटर क्लेम कर दिया। काउंटर क्लेम मतलब वापसी से क्लेम कर दिया उल्टा बैंक के ऊपर, या सेट ऑफ चाहता है कि मैंने ऑलरेडी इतना पेमेंट कर रखा है सर, इसने फिर दोबारा से मेरे ऊपर इतना मोटा पर्चा भेज दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना। हो सकता है वो काउंटर क्लेम हो सकता है वो सेट ऑफ हो, तो वो डिफेंस बोलेगा। डिफेंस के लिए परमिट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीआरटी के पास एक और पावर है कि तू ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, तेरे अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर भी आ सकता है। इन मिड केस अभी चल रहा है, मिड में जो संपत्ति है ना, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी यहाँ पे दे रखी है। प्रॉपर्टी मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, पूरा डिफाइन कर रखा है।
उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने से दूर नहीं कर सकता, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर सकता है, लेकिन अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी तो यहाँ पे बिना कोर्ट की परमिशन से आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ पे जब बाद में पता चला डीआरटी ने बहुत बुलाया कि आजा आजा आजा, नहीं आया, तो डीआरटी ने क्या कहा, एक्स पार्टी डिसीजन पास कर सकते हैं, यहाँ तक की पावर है। अब जो डिफेंडेंट था वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या बोल रहा है, कीड़े पड़े तेरे, किसके, डीआरटी के, तूने मुझे एक बार भी मौका नहीं दिया अपनी बात कहने के लिए। क्या वो ऐसा कह सकता है? क्योंकि उसे प्रॉपर टाइम दिया 30 डेज का, आप अपनी बात रख सकते हो और अपना डिफेंस, अपना क्लेम जो है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। क्लियर हुई बात? आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर 90% कंप्लीट हो जाएगा, 95 या 100% भी पूरा हो सकता है, क्योंकि अब इसमें